राजेश जी, आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। क्या इस बार फोकस कहाँ है सबका? सबकी निगाहें कहाँ लगी हैं? क्या लग रहा है लोगों को कि ये इलाके तो ठीक है, यहाँ तय है कि कुछ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो इलाके कौन से हैं जहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है और कुछ भी घटित हो सकता है? तीन ऐसी टेरिटरी है मुकेश जी कि जहां पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उसमें एक नॉर्थ गुजरात है, एक साउथ गुजरात है, और जो हम सौराष्ट्र और कच्छ का जो रीजन कहते हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री और लास्ट जो 2017 का इलेक्शन था उसके रिजल्ट, वो दोनों मिला के ये देखने को मिल रहा है कि जो मार्जिनल सीटें थी, या तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बहुत छोटे से अंतर से जीती थी, उस सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोट कौन सा उलटफेर करते हैं। जब मैं नॉर्थ गुजरात बोल रहा हूं तो वहां आम आदमी पार्टी का कोई असर ज्यादा है नहीं, लेकिन वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। और कांग्रेस इस बार के चुनाव में जो अपनी ओरिजिनल वोट बैंक है उसके तरफ वापिस आती दिखी है। जो दो चरण के उनके प्रत्याशी घोषित हो गए, उसके बाद में आप देखो तो उन्होंने वो पटेल, बनिया और ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक थी उसकी तरफ जाने की कोशिश की, और उस कंफ्यूजन के अंदर उनकी जो ओरिजिनल वोट बैंक थी वो उनसे छटक रही थी। तो इस बार ये किया गया है उत्तर गुजरात में खास कि आप गांधीनगर से देखो तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट तक पूरा सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूती से कांग्रेस ने किया है, और ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जो कांग्रेस से ज्यादा वो विस्तार के अंदर उनकी खुद की एक पहचान हो, खुद की जड़ें मजबूत हो। तो ये तीन जो रीजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस चुनाव के अंदर क्या करने करने जा रहे हैं। जो शहरी इलाके हैं, हम जिनको अर्बन सिटी कहते हैं, बड़े सिटी कहते हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, ये सूरत जो सिटी है वो सिटी के अंदर आम आदमी पार्टी का, बाकी तीन जो सिटी है उसके अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बिल्कुल दिख रहा है। अहमदाबाद सिटी के अंदर तीन चार ऐसी सीटें हैं जहां हमेशा कांग्रेस मजबूर रहती है, जो अहमदाबाद ईस्ट की सीटें कही जाती है। बाकी सूरत जो है, सूरत के अंदर 5 सीट है, उसमें अभी टक्कर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और उनके जो प्रमुख चेहरे हैं उन्होंने भी अपनी जो इज्जत है वो यही सीट पर दाव पर लगाई है। तो उनका क्या गणित है कि वो वहां पर जो 17,000 और 40,000, 80,000 की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। तो ये सारी बातें को कुल मिलाकर हमें ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गुजरात का इलाका यानी गांधीनगर से लेकर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट तक का, सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात, ये गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। जी, हिमांशु जी, आप इन तीनों इलाकों के अलावा भी कोई इलाका देख रहे हैं जहां कुछ भी हो सकता है? मतलब देखिए, हम हमेशा कंपेयर करते हैं पिछले चुनाव से। पिछले चुनाव में ये हुआ था। 5 साल में बहुत सारी चीजें अदलती बदलती भी है, लोगों का गुस्सा घटता बढ़ता भी है। तो वो इलाके जिन्हें आप बहुत सेफ मान के चल रहे हैं किसी पार्टी के लिए, हो सकता है कि वो सेफ ना हो, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, किसी के भी लिए। क्या इस चुनाव में कुछ चीजें बदली हैं और उसके हिसाब से कुछ इलाके नए भी गेम चेंजर बन सकते हैं, या जो पारंपरिक हम हमेशा से सौराष्ट्र को, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके को इस तरह से देखते रहे कि वही इलाका तय करने वाला है कि सरकार किसकी बनेगी? जी देखिए, राजेश जी ने जो बात की उसमें मुझे ज्यादा रिपीट नहीं करना है, बट जो इलाके उन्होंने बोले वही इलाके ज्यादातर है। लेकिन मैं इस बार मध्य गुजरात में भी देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है मधु श्रीवास्तव को लेके, या वडोदरा से जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है, वाघोडिया कंस्टिट्यूएंसी वडोदरा की अगर हम बात करें, आनंद में जिस तरीके से बात करें, क्योंकि मध्य गुजरात में थोड़ी बहुत पकड़ अगर आप देखने जाए तो कांग्रेस की भी है। तो उसमें क्या उलटफेर हो सकता है ये देखना पड़ेगा। दूसरा क्या रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आपके शो पे कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने तब पहला चुनाव, अपनी जिंदगी का पहला चुनाव वो राजकोट से लड़े थे। तो राजकोट 2 ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया और तब से लेकर उनकी अविरत यात्रा चालू है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ ऐसा इलाका है, राजकोट की अगर हम बात करें या सौराष्ट्र कच्छ में ऐसे इलाकों की बात करें, शहरी मतदाताओं को छोड़ दे तो ग्रामीण मतदाता आज की तारीख में कहीं उस विकास और प्रगति की जो राजनीति है उसके साथ जुड़े नहीं है। ये हमने 2017 से देख लिया। अब जिस तरीके की रिपोर्ट्स राजकोट में भी आ रही है, राजकोट 69 जहां से विजय रूपाणी ने लास्ट टाइम कंटेस्ट किया था, वहां पे ज्यादातर सवर्ण मतदाता है, लोहाना कम्युनिटी और कड़वा पाटीदार।
अब कड़वा पाटीदार के कम्युनिटी के लोगों को टिकट चाहिए थी, उनको मिली नहीं है। तो राजकोट 69 भी मतलब प्रॉब्लम में है। राजकोट 70 जहां से उदय कांगड़ लड़ रहे जो कि ओबीसी कैंडिडेट है, उसके सामने इंद्रनील राज्यगुरु जो कि आप में गए थे, आप में से वापस वो कांग्रेस में आ गए। और इंद्रनील राज्यगुरु ने 2012 में जब नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार ऐसा हुआ था कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे हैं, उस टाइम पे इंद्रनील राज्यगुरु ने वहां से कश्यप शुक्ला जो कि स्वर्गीय श्री चिमन भाई शुक्ला के बेटे चिमन भाई शुक्ला 1952 में सबसे पहला जनसंघ का दीपक चिमन भाई ने जलाया था गुजरात की विधानसभा में, उसको हराया था। तो ये दो सीटें राजकोट में भी मतलब थोड़ी बहुत टसल उसमें है, उसमें दिख रहा है। राजकोट ग्रामीण में भी जो कैंडिडेट है उसकी एजुकेशन डिग्री को लगा के लेके सब जगह पे होर्डिंग्स लगे, वो इंजीनियर है, वो लॉ ग्रेजुएट है और जर्नलिस्ट है। तो ये भी मतलब एक सीट ऐसी बन रही है जहां पे पूरी ताकत कांग्रेस एक उसकी एजुकेटेड मतलब फेज है, उसको छवि को लेके लड़ रही है। तो ये सब जगह पे प्रॉब्लम्स है। जामनगर में भी जिस तरीके से बात आ रही है, क्योंकि रीवाबा ने ज्यादातर ग्रामीण विस्तारों में अपना मतलब किया था कैंपेनिंग, और अभी उनको दी गई है सीट शहरी विस्तार से। और वहां पे एक दूसरी बात भी आ रही है कि रीवाबा को आने वाले चुनाव में एमपी के पद के लिए शायद वो कंटेस्ट करने वाले थे बीजेपी के सीट पे, तो अभी ये एमएलए की बाजी में उनको हरा दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वहां पे आहिर कम्युनिटी का वोट्स है। और वहां पे अगर आप देखने जाए तो विक्रम माडम का वर्चस्व है, पूनम माडम का वर्चस्व है। पूनम माडम बीजेपी से, विक्रम माडम कांग्रेस से, तो वो भी एक रणनीति बनाई जा रही है कि शायद यहीं पे खेल खत्म कर लो तो आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बीजेपी में जिस तरीके से खेमे है, बीजेपी में जिस तरीके से इस बार टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इन सब मुद्दों को लेके जिस तरीके से एक असंतोष की बात आ रही है, जिस तरीके से रिवोल्ट, मैं जिसे हालांकि इंजीनियर रिवोल्ट मानता हूं, एक सिंपैथी वेव बिल्डअप करने के लिए मोदी जी के लिए, तो इन सब मुद्दों को लेके अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं शहर के मतदाता और शहरी विस्तार में डेंट हो सकता है, ये डेफिनेट बात है। हालांकि 4.9 करोड़ जो मतदाता है उसमें से 1.5 करोड़ मतदाता सिर्फ अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है। और ज्यादातर अगर विकास की परिभाषा या विकास के पर्याय या उसके काम अगर आप देखेंगे तो इन जगह पे हुए हैं। फ्लाईओवर्स बने हैं, बीआरटीएस की बसेस है, ये सब हुआ है। बट ये कितना ट्रांसलेट होगा इस बार कोरोना में जिस तरीके से दिक्कतें आई है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से दिक्कतें आई है, ये सब कैसे ट्रांसलेट होता है, इतने खेमे हैं बीजेपी में, वो सब किस तरीके से काम करेंगे, ये सब शायद देखना पड़ता है। पर बिल्कुल लग रहा है जैसे पहले सबसे पहला संघ का सर्वे आया था कि 70 सीट्स और शहरी मतदाता नाराज है, तब जाके नरेंद्र भाई ने यूपी के दूसरे दिन ग्राम सरपंचों का सम्मेलन किया था गुजरात में। तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो भी बीजेपी भी इस बार रूरल वोट्स की तरफ जा रही है, लेकिन आपने और कांग्रेस ने रूरल का भी खेल बिगाड़ दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से अर्बन वोटर्स पे फोकस करना चाहिए वो नहीं किया है, क्योंकि 2 ही बड़े प्रकल्प, अटल ब्रिज और मेट्रो। लास्ट टाइम तो सी प्लेन भी था, ये सब इस बार तो सी प्लेन कहाँ है पता नहीं है, रोरो फेरी सर्विसेज का पता नहीं है। तो अर्बन वोटर्स कन्विंस हो ऐसी कौन सी बात है आज आपके पास? तो ये सब मुद्दे हैं, ये कैसे ट्रांसलेट हो गए देखना पड़ेगा हमें शायद। बिल्कुल।